Hey everyone and welcome back to Mind Spine Tutorial. So now we are starting with induction. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कॉम्पिटेंस पहले देखा था. कॉम्पिटेंस में नॉर्मली इंडक्शन का डेफिनेशन जैसा तो नहीं हमने इतना डिटेल में देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है कि कॉम्पिटेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंडक्शन के बारे में जान ले. तो इसीलिए मैं कॉम्पिटेंस के बाद, वैसे मुझे इंडक्शन पहले लेना था वीडियो को, देन वी विल बी मोर फ्री कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंस, लेकिन फिर भी अब रह गया है. तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ इंडक्शन ले रहे हैं. पहले हमारा कॉम्पिटेंस हो गया है, तो आई गेस फिर भी आप लोग समझ पाएंगे. तो आप पहले इंडक्शन का वीडियो अगर चेक कर लेंगे तो वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और बाद में कॉम्पिटेंस का वीडियो ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अब मैं बता देती हूँ कि जो इंडक्शन होता है ना, इसको नॉर्मली अगर मैं CSIR नेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊं तो सेल सेल कम्युनिकेशन जो होता है, सेल सेल कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जिसको हम डेव बायोलॉजी भी कहते हैं, तो सेल सेल कम्युनिकेशन के अंदर इंडक्शन टॉपिक पूछा जाता है. अब इंडक्शन ज्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं आता है ऐसा, पर लेकिन हाँ हमें नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम समझ रहे हैं इंडक्शन क्या होता है. कि इसको सिग्नल इंडक्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है. सो सिग्नल इंडक्शन का मतलब होता है कि एक के बाद जो आने वाले सिग्नलिंग इवेंट्स होते हैं, एक प्रोसेस होगी, फिर वो दूसरे को ट्रिगर करेगी, फिर दूसरी तीसरी को ट्रिगर करेगी. ऐसी ये जो इवेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं कैस्केड. जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब क्लॉटिंग होती है हमारी बॉडी में, तो क्लॉटिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, तो वहां पे कहते हैं कैस्केड वर्ड. तो वही चीज होती है कि जो इंडक्शन होता है, सिग्नल इंडक्शन होता है, ये रिफर करता है टू द कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग इवेंट. यानी एक सिग्नल दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, एंड तीसरा चौथे को देगा वहां पर, ड्यूरिंग विच अ सेल और टिश्यू सिग्नल्स टू अनदर सेल और टिश्यू टू इन्फ्लुएंस इट्स डेवलपमेंटल फेट. जैसे इसमें ये भी हो सकता है कि एक सेल दूसरे सेल को दे दे इंडक्शन या सिग्नल, या फिर एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को दे दे इंडक्शन या फिर सिग्नल. सिग्नल कह सकते हो आप उसको, ठीक है. अब ये बात आपको क्लियरली समझ में आने लगी होगी, आई हो कि हो क्या रहा है. तो सिग्नल इंडक्शन से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर. सिग्नल इंडक्शन क्या होता है? सिग्नल इंडक्शन रिफर्स टू द कैस्केड्स, ठीक है, कैस्केड्स ऑफ सिग्नलिंग इवेंट्स. सिग्नलिंग इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग विच अ सेल और टिश्यू signals to another cell or another tissue to influence its developmental fate. क्योंकि वो क्या करवाना चाह रहा है, ये सिग्नल दे क्यों रहा है? क्योंकि उनको अपनी डेवलपमेंटल फेट को इन्फ्लुएंस करवाना है. ये रीजन की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं. अब ये जो सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है, यहाँ से एक सिग्नल दूसरे को मिल रहा है, दूसरे से तीसरे को मिल रहा है, तीसरे से चौथे को मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव सिग्नल. तो हमारा सिग्नल इंडक्शन का हमें डेफिनेशन मिल गया. अब जो इंडक्टिव सिग्नल होता है ना स्टूडेंट्स, ध्यान देना, जो इंडक्टिव सिग्नल होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये दो तरह से हो सकता है. ये ग्रोथ के लिए भी हो सकता है और ये डिफरेंशिएशन फैक्टर्स के लिए भी हो सकता है. सो द इंडक्टिव सिग्नल कैन बी या तो ये ग्रोथ के लिए हो रहा है, या फिर ये दूसरा रीजन हो सकता है डिफरेंशिएशन फैक्टर्स के लिए. फाइन, समझ में आ रहा है. अब यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं हर इंडक्टिव इंटरेक्शन के लिए. जब भी कोई इंडक्टिव इंटरेक्शन होगा उसके लिए दो कंपोनेंट्स नेसेसरी होते हैं. अब वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं. यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में से पहला होता है इंड्यूसर टिश्यू, जिसको आप सेल भी कह सकते हो, सेल भी हो सकता है. तो इंड्यूसर कौन हो सकता है? टिश्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, सिग्नल को प्रोड्यूस करता है. इसको आप कहते हो इंड्यूसर, जो सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है. यहां से इसने शुरुआत करी सिग्नल देने की, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये सेल भी हो सकता है, ये टिश्यू भी हो सकता है. हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको इंड्यूसर कह सकते हैं. और दूसरी चीज होती है रिस्पॉन्डर. क्या होता है? रिस्पॉन्डर. वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके पास सिग्नल आया, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा, सिग्नल देखेगा. जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं हम ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल का वो जो बोर्ड होता है वो क्या होता है? वो वहां पर इंड्यूसर होता है, और हम लोग क्या हो जाते हैं? हम रिस्पॉन्डर हो जाते हैं. हम रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट इसको देखकर पहचानते हैं, उसी चीज को हम रिस्पॉन्डर में कहते हैं. तो ये चीज होती है इंडक्शन.
तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था कि इंडक्शन के बारे में मैंने शायद थोड़ा सा डिटेल में कॉम्पिटेंस में नहीं बताया था, तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो में थोड़ा सा इंडक्शन के बारे में आपको बताया, और अब इसी वीडियो में थोड़ा सा कॉम्पिटेंस के बारे में भी कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो, एक ही वीडियो में भी थोड़ी बात आपको समझ में आ जाए। तो कॉम्पिटेंस क्या होता है? ये वो एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये एक तरह की एबिलिटी होती है। ठीक है, और एबिलिटी क्या करने की? रिस्पॉन्ड करने की। जो यहाँ रिस्पॉन्डर है, ये उसकी एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए, जो उसको इंडक्टिव सिग्नल मिल रहा है उसी को हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। तो अगर जैसे आप अपना एग्जांपल लो, आप ह्यूमंस ट्रैफिक सिग्नल को देख के रिस्पॉन्ड कर रहे हो, स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल को पहचान पा रहे हो, जैसे आप पहचान पा रहे हो ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, आप पहचान पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप में कॉम्पिटेंस है। सिंपल। सो द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। समझ में आ रही बात? अब कॉम्पिटेंस क्या होता है? ये अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ होता है पूरा, जिसमें एक एप्रोप्रिएट रिसेप्टर होता है और कंपोनेंट भी आप कह सकते हो सिग्नलिंग पाथवे का, वो भी इसमें पाया जाता है। ये होती है कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और बेस्ट एग्जाम्पल जो कॉम्पिटेंस का और इंडक्शन का होता है ना, ये होता है प्रोसेस ऑफ आई लेंस का डेवलपमेंट। ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इंडक्शन और कॉम्पिटेंस का। अब एक क्वेश्चन देखो, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। बट थिंग्स आर नॉट ओवर येट। यहाँ पर इंडक्शन के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेंस का समझ लिया। अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं इंडक्टिव इंटरैक्शन के। टाइप्स की भी बात करना जरूरी है। ठीक है, तो अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला टाइप होता है इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन और सेकंड होता है परमिसिव इंटरैक्शन। जस्ट फॉरगेट द राइटिंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे कैमरे के साथ साथ उसको एडजस्ट करना, मेरे हैंड को वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि कैमरा बहुत पास मुझे लगाना पड़ता है। काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं कैमरे को ज्यादा पास लगाऊं नोटबुक के, ताकि वो नोट्स को और अच्छे से कॉपी कर पाए, बिकॉज वो लोग क्वालिटी ऑप्शन को हाई नहीं ले जा पाते ड्यू टू देयर मोबाइल डेटा। सो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा सोच रही हूँ, तो प्लीज बियर विद द हैंड राइटिंग राइट नाउ। तो अब इंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा इंटरैक्शन होता है जिसमें जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है सेल को, जिससे कि वो जो सेल है वो स्पेसिफिक पाथवे ऑफ डेवलपमेंट को कर पाए। समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है यहाँ पर एक टिश्यू जो होता है वो सेल को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम जाकर स्पेसिफिक पाथवे ऑफ डेवलपमेंट को पूरा करो, कमिट करो। ठीक है, सो इन दिस इंटरैक्शन, जिसको इंस्ट्रक्टिव कहते हैं, इन दिस इंटरैक्शन टिश्यू गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सेल टू कमिट स्पेसिफिक पाथवे ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? अब परमिसिव इंटरैक्शन क्या होता है? ये वो इंटरैक्शन होता है जिसमें अगेन टिश्यू तो होगा, ठीक है, टिश्यू तो होगा। अब वो टिश्यू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अब वो यहाँ पर सिग्नल देगा। यहाँ पर वो क्या दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, अब यहाँ पर टिश्यू क्या देगा, डायरेक्टली सिग्नल देगा कि, और वो भी अब देखो सिग्नल दे रहा है, यानी कि डायरेक्टली किसको सिग्नल दिया जा सकता है, अगले टिश्यू को ही दिया जा सकता है, तो कमिटेड टिश्यू को ही देगा ना कि अब तुम डिफरेंशिएशन शुरू करो। अब देखो टिश्यू अगर सेल को दे रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन देगा, देखो ऐसे ऐसे कोई चीज करनी जाती है। जैसे हमारे टीचर समझा देते हैं हमें कि जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें स्पॉटिंग नाम के प्रैक्टिकल्स आएंगे, तुम्हें टाइट्रेशन करना होगा, ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए फॉर एग्जांपल, हमारे टीचर्स हमें ऐसे बता देते। लेकिन जब हम लोग हमारे मेन 11th-12th क्लासेस में आते थे तो हमारे टीचर्स फिर अब हमें क्या करते थे, सिग्नल देते थे कि जाओ अब तुम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करो, स्पॉटिंग परफॉर्म करो। तो ये सिग्नल हमें यहाँ पर मिल जाता है कि अब तुम्हें करना ही है, और अब हम लोग कमिटेड भी थे, हम 11th-12th में अब आ चुके थे, अब हमें वो चीज करना ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस यही है, सेल जो है उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि तुम्हें स्पेसिफिक पाथवे ऑफ डेवलपमेंट को कमिट करना है। ठीक है, आगे जाके तुम्हें ये सब करना रहेगा, इस टाइप से कहा। लेकिन परमिसिव इंटरैक्शन में क्या हुआ कि उस टिश्यू ने सिग्नल दिया टू ऑलरेडी कमिटेड टिश्यू, ऐसे टिश्यू को जो कि ऑलरेडी कमिटेड था कि हाँ वो करेगा, अब वो उस क्लास में आ गया, अब आपको टाइट्रेशन करना ही है, वो उस एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जिससे कि वो क्या करे आगे जाके, वो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करे, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर उसको क्या करने को कहा जा रहा था, वो कमिट करने को कहा जा रहा था। और क्या कमिट करने को कहा जा रहा था, पाथवे ऑफ
डेवलपमेंट को। समझ में आ रहा होगा आई होप, मैंने बहुत इजी करके बताया। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, इन दिस इंटरेक्शन टिश्यू गिव्स, ठीक है, टिश्यू गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सेल टू कमिट स्पेसिफिक पाथवे ऑफ डेवलपमेंट। एंड इन परमिसिव इंटरेक्शन, इन दिस इंटरेक्शन हम कह सकते हैं टिश्यू प्रोवाइड सिग्नल टू एन ऑलरेडी कमिटेड टिश्यू टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही बात। और जो पहला हमारा इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है ना, इसमें एक चीज और याद रखना कि इसमें एक सिग्नल जो रहता है, सिग्नल फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल इज नेसेसरी, इसकी बात कर रही हूं मैं। हाँ, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की, इसमें एक सिग्नल जो होता है फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल इज नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग न्यू जीन एक्सप्रेशन इन द रिस्पॉन्डिंग सेल। समझ में आ रही बात। क्या हो रहा है कि एक इंड्यूसिंग सेल आपको लगेगा कि वो पहले सिग्नल दे, आप भले ही आगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिलवाओगे, लेकिन शुरुआत में आपके पास एक इंड्यूसिंग सेल होना ही चाहिए जिससे कि आगे की आपके जीन एक्सप्रेशन रिस्पॉन्डिंग सेल तक पहुंच पाए। तो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में अगर नोट कर रहे हो तो लिखना अ सिग्नल फ्रॉम द inducing cell is necessary for initiating new gene expression in the responding cell। ये है इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की बात। अब परमिसिव इंटरेक्शन की बात अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू होता है contains all the potentials that are to be expressed। क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड टिश्यू है, तो जो कमिटेड टिश्यू होगा, जब आप 11-12 में पहुंच जाओगे तो अब आपको सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, टाइट्रेशन अगर परफॉर्म करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, तो तब आपको सारी बातें पता होगी। उसी तरह से यहाँ पर कमिटेड टिश्यू था, ठीक है, हम इसको टीसी भी लिख देते हैं। कमिटेड टिश्यू है वो, तो वो जो टिश्यू होता है, रिस्पॉन्डिंग टिश्यू होता है, उसके पास सारे पोटेंशियल्स होते हैं कि जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, नीड्स को पूरी कर पाए एक इन्वायरमेंट में, जिससे कि वो ये अलाउ कर पाए कि एक्सप्रेशन जो है इन ट्रेड्स का कैसे हो पाए। तो अगर परमिसिव इंटरेक्शन लिख रहे हैं तो लिखना है यहाँ पर the responding tissue contains all the potentials that are to be expressed and needs only an environment that allows the expression of these traits। समझ में आ रही बात। अब इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन का अगर एग्जाम्पल लिया जाए, मैंने टाइट्रेशन समझा दिया तो आप एग्जाम में टाइट्रेशन वाला एग्जाम्पल नहीं डाल देंगे। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में आप ये लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल होता है स्टेम सेल्स। अब क्वेश्चन उठता है ये स्टेम सेल्स क्या होती है, तो डोंट वरी, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है स्टेम सेल्स क्या होते हैं। मैंने डिटेल में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स आई गेस दोनों ही डिटेल में डाल रखा है वीडियो, एंड शायद गैमेट बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे मिल जाएगा, और नहीं मिले तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो स्टेम सेल्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक प्रेजेंस है, टिश्यू ए है, ठीक है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ए रिस्पॉन्डिंग टिश्यू वहां पर बी होगा, वो यहाँ पर डेवलप करता है एक सर्टेन वे में। उसी तरह से अगर टिश्यू ए नहीं हुआ तो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू बी जो है वो वहां पर डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ए की वजह से ही बी डेवलप कर पाता है। अगर ए रहेगा तो बी डेवलप करेगा। तो अगर यहाँ पर ए जो है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ए अगर हुआ तो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू बी जो है वो डेवलप कर जाएगा एक सर्टेन वे में, एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर आपके पास ए नहीं हुआ तो बी आपका डेवलप नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात। अब अगर ऐसा हो जाए, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पास ए नहीं है बट आपके पास टिश्यू सी, एक और नया आ गया, सी है, तब क्या होगा, तब भी टिश्यू बी डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ए चाहिए। समझ में आ रही बात। तो ए है जो कि बी को क्या करवा सकता है, रिस्पॉन्ड करवा सकता है। अगर ए हुआ तो बी अपना काम कर पाएगा, बी रिस्पॉन्ड कर पाएगा। अगर ए नहीं हुआ तो बी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। अगर मान लो ए नहीं है, उसकी जगह आप सी लाके दे दो कि चलो अब बी तुम रिस्पॉन्ड करो, तब भी बी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात। अब आगे बात करते हैं परमिसिव इंटरेक्शन की एग्जांपल की। इसमें बहुत सारे टिश्यूज आते हैं जिसके पास सॉलिड सबस्ट्रेट होता है कंटेनिंग, जिसमें फाइब्रोनेक्टिन हो सकता है, लेमिनिन हो सकता है, जिससे कि वो डेवलप कर पाए। ऐसे टिश्यूज जिसमें फाइब्रोनेक्टिन या फिर लेमिनिन होना चाहिए, जिससे कि वो डेवलप कर पाए। अब जो फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन होते हैं डज नॉट अल्टर द टाइप ऑफ सेल दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड बट ओनली इनेबल्स व्हाट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी एक्सप्रेस्ड। ये समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल परमिसिव इंटरेक्शन में लिखना, मेनी टिश्यूज नीड अ सॉलिड सबस्ट्रेट कंटेनिंग फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन इन ऑर्डर टू डेवलप। The fibronectin or laminin does not alter the type of cell that is to be produced, but only enables what has been determined to be expressed। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको रीड आउट करना। देखो 1 2 3 एंड
3 आ गया 4। तो वो जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको शो किया उसका आंसर 3 रहेगा। पहले आप पढ़ेंगे और आपके लिए होमवर्क है वो, और उसका आंसर 3 रहेगा। आपके भी वही आंसर आना चाहिए। अब आप अच्छे से पढ़ना उसको, मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया है वो क्वेश्चन। और मैंने क्लासिक एग्जांपल बताया कि लेंस के फॉर्मेशन को कहते हैं। आप थोड़ा सा उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। जब इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन किस चीज का? वर्टिब्रेट के आइज की फॉर्मेशन का, वर्टिब्रेट की आइज की फॉर्मेशन का जब इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है, तो दो पेयर्ड रीजन्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है। पेयर्ड रीजन जो होते हैं ब्रेन में वो बल्ज करते हैं, बल्जेस। वो क्या करते हैं? थोड़े से उभर के बाहर की तरफ आने लगते हैं, जिसमें से जो ऑप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, ऑप्टिक वेसाइकल्स होते हैं वो यहाँ पर इंड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। और जो थोड़ा बाहर की तरफ एक होता है पोर्शन जो कि थोड़ा, मतलब देखो ब्रेन क्या हो रहा है, वो बल्ज आउट करता है, थोड़ा बाहर आने लगता है। तो आप समझो आपकी आंखें जो होती है ना, जो बनी हुई है, वो थोड़ी सी ब्रेन थोड़ा बल्ज आउट करता है। तो उसमें से जो ऑप्टिक वेसाइकल्स है उन्होंने तो इंड्यूसर की तरह एक्ट करा है, ब्रेन थोड़ा सा बल्ज आउट करा है, तो बल्जेस आउट, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। एंड फिर वो अप्रोच करता है द सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। अब ये थोड़ा बल्ज आउट करा ब्रेन ने, और वो कहां तक पहुंचता है? थोड़ा सा बाहर आके कहां तक पहुंचता है? अप्रोच करता है सरफेस एक्टोडर्म तक। हमारी एक्टोडर्मल लेयर ही तो आइज बनाएगी। तो वो क्या करता है? ब्रेन बल्ज आउट करके कहां तक पहुंचता है? धीरे धीरे सरफेस एक्टोडर्म तक पहुंचता है। और वो जो सरफेस एक्टोडर्म होती है ना, वो ही यहाँ पर रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट करती है। मैंने अभी सब शुरू में बता दिया। अब इंड्यूसर कौन होते हैं, रिस्पॉन्डर क्या होते हैं, अब आप समझो बात को बस। और हेड में ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि ब्रेन तो हेड में ही होता है, सर में ही होगा सब कुछ। समझ में आया? तो देखो क्या होता है, इनिशिएशन जो होता है वर्टिब्रेट आइज का, इसमें पेयर्ड रीजन जो होता है ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में से दो हिस्से ऐसे बल्ज आउट करते हैं, नहीं तो एक ही आंख बन जाएगी। अगर दो तरफ से बल्जिंग आउट नहीं हुई ब्रेन की, तो इंसान की क्या आंख होगी? एक आंख होगी। वर्टिब्रेट की एक आंख नहीं बनवानी, दो आंख बनवानी है, ठीक है। तो पेयर्ड रीजन जो होगा दो हिस्सों में बल्जिंग आउट होगी। सो इन द इनिशिएशन ऑफ वर्टिब्रेट आइज, पेयर्ड रीजन ऑफ द ब्रेन बल्जेस आउट, जिसमें से ऑप्टिक वेसाइकल ने इंड्यूसर की तरह एक्ट करा होता है, एंड अप्रोच करता है ये टू द सरफेस एक्टोडर्म, जो कि यहां पर एक्ट करता है एज रिस्पॉन्डर ऑफ द हेड। समझ में आ रही बात? अब देखो एक्टोडर्म तो हर जगह होती है, लेकिन हम हेड की एक्टोडर्म की बात कर रहे हैं, ट्रंक की एक्टोडर्म नहीं कह रही हूँ। क्वेश्चन आ जाएगा अगर एग्जाम में, तो याद रखना मैंने सिर की एक्टोडर्म की बात करी है। वहां के ही सरफेस की एक्टोडर्म रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट करती है। अब ये जो हेड एक्टोडर्म होती है, ये इसके खास बात समझो, ये कॉम्पिटेंट होती है। क्या होती है? ये कॉम्पिटेंट होती है टू रिस्पॉन्ड टू द पैराक्राइन फैक्टर्स। ये कॉम्पिटेंट है कि ये पैराक्राइन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड कर पाए, मेड बाय द ऑप्टिकल वेसाइकल्स, क्योंकि ऑप्टिकल वेसाइकल इंड्यूसर है। ये जो भी पैराक्राइन ऑप्टिक वेसाइकल्स जो है ना, ये जो भी पैराक्राइन फैक्टर्स भेजेगा ना, उसको उसके लिए कोई कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इंड्यूसर है और इंड्यूसर का कोई कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। तो हेड एक्टोडर्म उसके लिए कॉम्पिटेंट रहेगी, और कैसे कॉम्पिटेंट रहेगी? उसके पैराक्राइन फैक्टर्स को लेकर वो वहां पर कॉम्पिटेंट रहेगी, एंड इंड्यूस टू फॉर्म दी लेंस ऑफ द आई। और फिर आगे जाके ये लेंस ऑफ द आई बना पाएंगे, लेंस ऑफ द आई बना पाएंगे। इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया यहाँ पर। सो द हेड ऑफ द एक्टोडर्म या हेड एक्टोडर्म इज कॉम्पिटेंट टू रिस्पॉन्ड टू द पैराक्राइन फैक्टर्स मेड बाय द ऑप्टिक वेसाइकल्स एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म लेंस ऑफ द आई। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, CSI या नेट में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वो ऐसे पूछते कि देखो हेड का जो एक्टोडर्म है, सॉरी हेड के अंदर ये जो हेड है और ये ट्रंक है किसी का, मान लो, तो ये जो हेड है, यहाँ की जो ऑप्टिक वेसाइकल्स है वो इंड्यूसर्स है। अगर ये वाले ऑप्टिक वेसाइकल्स को आप यहाँ पर ले आओ, उसके पेट में लेकर आ जाओ, इन ऑप्टिक वेसाइकल्स को हेड की बजाय आप क्या ले आए? उसके पेट में ले आए। अब आप उससे कह रहे हो कि तुम एक्टोडर्म को फिर से अब यहां से इंड्यूस करवाओ, तो क्या अब यहाँ के जो ट्रंक का एक्टोडर्म होगा, क्या वो इसके लिए कॉम्पिटेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिक वेसाइकल्स जो कि इंड्यूसर की तरह एक्ट कर रहे हैं,
उसके लिए कॉम्पिटेंट भी कौन होता है, सिर्फ हेड का ही एक्टोडर्म होता है। अगर यहाँ के ऑप्टिकल वेसिकल्स या ऑप्टिक वेसिकल्स अगर हेड के एक्टोडर्म को सिग्नल पहुंचाएंगे, इंडक्शन करवाएंगे, तो वो कॉम्पिटेंट होगा। लेकिन ये वाला ट्रंक का जो एक्टोडर्म है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। इसीलिए ऊपर वाले केस में लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और नीचे वाले केस में लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। आई गेस पूरा समझ में आ रहा होगा। तो पहला केस तो एक नॉर्मल केस था। नॉर्मल केस कहता है ऑप्टिकल वेसिकल्स या ऑप्टिक वेसिकल्स आपके इंड्यूसर्स हैं, जो कि सरफेस एक्टोडर्म को बोलते हैं, इंड्यूस करवाते हैं, और सरफेस एक्टोडर्म कॉम्पिटेंट होती है, इसलिए वो लेंस बना देती है। अगर आपने वही वाले ऑप्टिक वेसिकल पेट में डाल दिए और ट्रंक वाले पोर्शन में डाल दिए और ट्रंक के एक्टोडर्म को कहा कि चलो अब तुम बनाकर बताओ लेंस, तो वो नहीं बना पाएगी। ये दूसरा केस था। अब थर्ड केस होता है कि आप कोई ऑप्टिक वेसिकल्स है ही नहीं, ऑप्टिक वेसिकल्स आपके पास बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर आप ऑप्टिकल वेसिकल्स को या ऑप्टिक वेसिकल को पूरी तरह से रिमूव कर दोगे तो क्या लेंस का फॉर्मेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जो सेल्स होती हैं, अगर उनको सिग्नल ही नहीं दोगे आप, कि जैसे कि आप यहाँ एक्टोडर्म के सेल्स जो होते हैं, हेड एक्टोडर्म, अगर उनको सिग्नल पहुंचता है तभी वो बनाते हैं लेंस। अब उनको पहुंचेगा ही नहीं, ऑप्टिक वेसिकल ही नहीं है जो उसको सिग्नल पहुंचाए, तो वो लेंस को बनाएंगे भी नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कि वो पर्टिकुलर सिग्नल जहां इंड्यूसर है उसके सिग्नल पे ही काम करते हैं और तभी वो लेंस बनाएंगे। अगर वो नहीं मिला तो वो नहीं बना पाएंगे। और फोर्थ केस, ये थर्ड केस की बात कर ली मैंने आपसे कि अगर मान लो ऑप्टिक वेसिकल है ही नहीं तो क्या होगा, तब भी लेंस नहीं बनेगा। और फोर्थ केस कहता है कि आप ऑप्टिक वेसिकल को आप ट्रांसप्लांट कर दो या रिप्लेस कर दो किसी और के चीज से, ट्रांसप्लांट करवा दो। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू अदर देन ऑप्टिक वेसिकल आपने इम्प्लांट करवा दिया, हेड रीजन में मान लो करवा दिया, तो अब क्या वहां पर इंडक्शन हो पाएगा? क्या वहां लेंस बन पाएगा? तो वहां तब भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको वही वाले ऑप्टिक वेसिकल्स चाहिए, तभी वो अपना काम करेगा। तो आई गेस चारों केसेस समझ में आ गए। दूसरे केस में मैंने क्या बात की थी? यहाँ वाले केस में, दूसरे केस में मैंने कहा द ऑप्टिक वेसिकल इज एबल टू इंड्यूस लेंस फॉर्मेशन इन द एंटीरियर एक्टोडर्म बट नॉट इन द प्रिजम्पटिव ट्रंक एंड एब्डोमेन। पेट वाला नहीं बना पाएगा, वो दूसरा पॉइंट था आपका। फिर तीसरा केस मैंने क्या बताया? इफ द ऑप्टिक वेसिकल इज रिमूव्ड द सरफेस एक्टोडर्म फॉर्म्स ईदर एन एबनॉर्मल लेंस, या तो यहाँ पर कोई एबनॉर्मल लेंस बन जाता है या फिर नो लेंस एट ऑल। ये तीसरा कंडीशन। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, द प्रोस्पेक्टिव लेंस सेल सिक्रीट पैराक्राइन फैक्टर्स दैट इंस्ट्रक्ट द ऑप्टिक वेसिकल्स टू फॉर्म द रेटिना। अब जो प्रोस्पेक्टिव लेंस के सेल होते हैं ना, देखो ये इंसान है, इस इंसान में लेंस का बनना तो है तय, गॉड ने इसलिए लेंस के कुछ सेल्स रखे हुए जो कि छुपे हुए रहते हैं। उनके लेंस सेल से लेंस आगे जाके बनना है, ये तो पक्का है। लेंस सेल्स ही क्या बनाते हैं? लेंस बनाते हैं। तो ये जो लेंस सेल्स ही होते हैं ना, यही वो पहली शुरुआत करवाते हैं। यही क्या करते हैं? पैराक्राइन फैक्टर्स निकालते हैं अपने अंदर से, और फिर वो पैराक्राइन फैक्टर्स क्या करते हैं? वो जाके ऑप्टिक वेसिकल को बोलते हैं कि प्लीज तुम इंडक्शन करवाओ ना, जिससे कि ऑप्टिक वेसिकल इंडक्शन करवाएंगे और उसके बाद क्या बन पाएगा? वहां पर रेटिना बन पाएगा। सो द प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव लेंस सेल्स हैं वही छुपके क्या कर रहे हैं? पैराक्राइन फैक्टर्स को भेज रहे हैं ऑप्टिक वेसिकल के पास टू फॉर्म द रेटिना। समझ में आ गई बात? सो यहाँ पर आप नोट करना, द प्रोस्पेक्टिव लेंस सेल्स सिक्रीट पैराक्राइन फैक्टर्स दैट इंस्ट्रक्ट द ऑप्टिक वेसिकल्स टू फॉर्म द रेटिना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रेटिना और लेंस तो अलग अलग होते हैं, तो लेंस ने कैसे रेटिना बनवा दिया? तो देखो, आई का ही पार्ट है ना, देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ द आई, लेंस एंड रेटिना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक दूसरे को को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ठीक है, को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं ना मिलजुल कर। लेंस अगर बनाए तो उसको रेटिना की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो रेटिना को भी बनवाएगा, तो वो को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं ईच अदर। ठीक है, एंड द आई फॉर्म्स, और फिर जो आई यहाँ पर फॉर्म होती है, फॉर्म्स फ्रॉम, कैसे बनती है वो? फॉर्म्स फ्रॉम रेसिप्रोकल पैराक्राइन इंटरैक्शंस। समझ में आ गई बात? आई गेस सारा मैंने बहुत इजी करके बताया, सब समझ में आ रहा है आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर लेंस बनाना है तो ऑप्टिक वेसिकल से हेड एक्टोडर्म के बीच में क्या प्रोसेस होती है? इंडक्शन नाम की प्रोसेस होती है। इंडक्शन होगा तो वहां पर लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये आपको समझ में आता है। ऑप्टिक वेसिकल्स, हेड एक्टोडर्म, इंडक्शन, लेंस, ये सब समझ में आता है। और अगर आपको रेटिना बनवाना है तो रेटिना बनवाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रेसिप्रोकल इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेंस क्या करता है, लेंस के जो सेल्स होते हैं वो पैराक्राइन फैक्टर को भेजते हैं ऑप्टिक वेसिकल के पास कि आप प्लीज आप रेटिना भी बना दो, तो वो रेटिना भी बना देते हैं। इस टाइप से रेटिना बनता है। तो रेटिना बनाने के लिए रेसिप्रोकल इंटरेक्शन काम कर रहा है। और अगर लेंस बनाना है तो वहां पर क्या काम कर रहा है? वहां पर आपका अब ये पॉइंट है, पहले इंड्यूसर लेंस के फोरगट एंडोडर्म और कार्डिक मीजोडर्म होती है, क्योंकि ये अंडरलाई करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये एक्टोडर्म जो थी ना उसके नीचे पाए जाते हैं ड्यूरिंग दी अर्ली एंड मिड गैस्ट्रुला स्टेजेस। तो फर्स्ट इंड्यूसर आपके ऑप्टिक वेसिकल्स नहीं होते, फोरगट एंडोडर्म और कार्डिक मीजोडर्म होते, याद रखना। और अब ये दोनों करते क्या है? फोरगट एंडोडर्म और कार्डिक मीजोडर्म ये कॉज करते हैं सिंथेसिस ऑफ OTX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जो कि हेड एक्टोडर्म में होता है ड्यूरिंग द लेट गैस्ट्रुला स्टेज। क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए पॉइंट्स बता रही हूँ। तो OTX2 क्या कर रहा है? वो जो हेड में से बल्जिंग आउट हो रही है ना, आंखें कहाँ से बल्जिंग आउट करने वाला एरिया शुरू में बताया था मैंने, ब्रेन बल्ज आउट करता है, वो कहाँ से होगा? वो OTX2 मार्क कर देता है कि यहाँ से करना है। वरना आंख अगर ईयर्स के ऊपर से बन जाए तो कितना अजीब हो जाएगा। तो OTX2 मार्किंग करता है। अब सेकंड इंड्यूसर होता है एंटीरियर न्यूरल प्लेट, जो कि प्रोड्यूस करता है अगले सिग्नल्स को, जिससे कि वो प्रमोट कर पाए सिंथेसिस ऑफ PEX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इन द एंटीरियर एक्टोडर्म। फिर एक पॉइंट ये है, एक्सप्रेशन ऑफ PEX6 प्रोटीन क्या करता है? कंस्टिट्यूट करता है कॉम्पिटेंस ऑफ सरफेस एक्टोडर्म टू रिस्पॉन्ड टू द ऑप्टिक वेसिकल। यही वो करवाता है कि ऑप्टिक वेसिकल रिस्पॉन्ड करवाए, वो PEX6 का काम। अब फाइनल इंड्यूसर ऑप्टिक वेसिकल होता है। ये दो तरह के पैराक्राइन फैक्टर्स को सिक्रीट करता है, BMP4, FGF8, जिसमें से पहले BMP4 को बात करते हैं। प्रोटीन होता है जो कि रिसीव होता है बाय द लेंस सेल, और ये इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ सॉक्स सेल्स का, सॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का मतलब। और इन BMP4 के लिए कोई पूछ ले रिसेप्टर्स कौन होते हैं, तो वो TGF बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। और दूसरा आपका पैराक्राइन फैक्टर था FGF8, जो कि सिक्रीटेड सिग्नल होता है, ये रिसीव होता है बाय द लेंस सेल्स, एंड इसका जो इंड्यूसर प्रोडक्शन होता है वो LMAF होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पर सॉक्स था, वैसे यहाँ पर LMAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, और इसके रिसेप्टर्स होते हैं RT के रिसेप्टर्स। तो दोनों का केसेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब लास्ट में क्या होता है, अगर PEX6, SOX2 और LMF मिल जाएंगे तो ये यहाँ पर डेल्टा क्रिस्टलिन बना लेते हैं, जो कि लेंस स्पेसिफिक जीन्स होंगे। तो ये तीनों का मिलना बहुत जरूरी है, तभी डेल्टा क्रिस्टलिन जीन्स बनते हैं। अगर PEX6 नहीं होगा तो आईज लॉस्ट हो जाएगी, और अगर PEX6 थोड़ा सा डेफिशिएंट हो जाएगा तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको एनीरीडिया कहते हैं, एनीरीडिया। ठीक है, तो PEX6 का होना भी बहुत जरूरी है, तभी आंखें वहां पर बन पाती है। अब लास्ट में अब एक चीज और बता देती हूँ आपको, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये पैराक्राइन फैक्टर्स को बिल्कुल नहीं भूलना, BMP